बिफोर स्टार्ट, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के कुछ फीचर्स। जावास्क्रिप्ट फीचर, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर जो है जावास्क्रिप्ट का, हम लोग कहेंगे कि ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। अब क्या आप लोगों को पता है कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? जैसे कि मशीन कोड क्या है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज कौन सा है? ठीक है, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है। मशीन लैंग्वेज जिसे कहते हैं, आप लोगों को पता होगा कि कौन सा है मशीन लैंग्वेज। काफी लोगों को पता होगा कि विच वन इज द मशीन लैंग्वेज, तो उसे आप लोग कहते हो हमेशा कि बाइनरी लैंग्वेज, बरोबर, जिसे हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं, उसे बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है बेसिकली। अब हम लोग इसे एक सिंपल वे से समझते हैं, एक एक कॉमन इंसान जो है वो समझ जाए इस तरह से। ठीक है, कि मशीन जो है, जैसे मान लो लाइट, फैन, ये चीजें मशीन है। ठीक है। तो ये कौन सा लैंग्वेज समझते हैं? तो ये दो ही चीजें समझते हैं। या तो अगर आपका की जो है, वो जो बटन है आपका, स्विच जो है बंद किया जाए तो बंद होना, अगर उसे दबाओ तो जैसे स्टार्ट ऑन कर दो तो उसे अपनी वो मशीन ऑन हो जाएगा, खत्म। उतना वो समझती है कि बटन अगर बंद हो जाए स्टार्ट होना, अगर सॉरी बंद हो जाए तो बंद हो जाना, बटन अगर ऑन हो जाए तो स्टार्ट हो जाए। तो इतना वो समझती है बेसिक लेवल पे, कोई भी मशीन, कि स्टार्ट होना है और बंद होना है। तो यही जो है, ये दो डिजिट, जैसे ये इन्हें नोट किया गया है, जैसे कि ऑफ के लिए हम लोग जीरो कहेंगे और ऑन के लिए हम लोग वन कहेंगे, इसे इस तरह से डिनोट किया गया है। तो इसी को कहा जाता है बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज मशीन लैंग्वेज। मशीन को इतनी चीज पता होती है, इसे कहते हैं हम लोग मशीन लैंग्वेज। ठीक है। और जो कि ये जीरो एंड वन, इन दो चीजों के ऊपर बेस है, तो इसे, जैसे कि हम लोग यूनरी अगर सिंगल चीज होगी और बाइनरी अगर डबल चीज है, तो मतलब दो चीजें है तो इसे बाइनरी कहते हैं। दैट मीन्स ये एक दो डिजिट पे डिपेंडेंट, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। ये होता है आपका मशीन लैंग्वेज। ठीक है, जो कि होता है एक लो लेवल लैंग्वेज, जिसे कहेंगे, लो लेवल भी नहीं कहेंगे इसे, मशीन लैंग्वेज, और भी उससे भी कम। इसके बाद जो डेवलप हुआ उसे कहते हैं हम लोग लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मैं इन शॉर्ट इसे आपको दिखा देता हूँ पेंट में, कैसा क्या चेंजेस उसके अंदर डे बाय डे होते रहे, और कैसे एक मशीन लैंग्वेज से लेकर के हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक के सफर जो है वो कंप्लीट किया, वो आप लोगों को मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, पहला जो स्टेज था वो था मशीन लैंग्वेज, जिसे आपने बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें सीधा हिसाब है जीरो एंड वन, दैट इज ऑन एंड ऑफ। ठीक है। इसके बाद आगे चल के कुछ प्रोग्रामिंग के, स्पेशली प्रोग्रामिंग के फेज में, प्रोग्रामिंग के अंदर क्या हुआ कि लो लेवल लैंग्वेज जो है वो डेवलप की गई। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या थी? अगर मैं मशीन लैंग्वेज के साथ कोई इंस्ट्रक्शन मेरे कंप्यूटर को देना चाहता हूँ, तो मुझे इस तरह से कुछ देना पड़ेगा, जिसके अंदर सिर्फ ये दो ही डिजिट यूज होते थे, इसके अलावा नहीं। ठीक है। जैसे अब ये किस तरह का काम होता है पता है? तो मैं ये भी चीज आपको क्लियर करा दूं, जैसे देखिए, आप लोगों ने दिवाली के टाइम पे लाइटिंग वगैरह देखा होगा। ठीक है। अगर वो लाइटिंग आप देखते हो दूर से, तो उसके अंदर आपको अलग अलग डिजाइन बनती हुई नजर आएगी। ठीक है। जो कि उनकी एक फंक्शनैलिटी है बेसिकली। ठीक है। तो फिर वो जो फंक्शनैलिटी है, अगर बेसिक लेवल पे आप जाकर के देखो, तो वो लाइट सिर्फ दो चीजें करता है। उसके अंदर जो छोटे छोटे लाइट्स होते हैं, उनकी दो ही काम होते हैं, या तो ऑफ हो जाना या तो ऑन हो जाना। अगर एक लाइट उसमें से आप देखो, तो वो बस आपको दिखेगा ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन एक पर्टिकुलर वे में,
एक पर्टिकुलर टाइमिंग के अंदर वो ऑन ऑफ हो। ठीक है, तो उसकी वजह से जब वो सारे लाइट एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे ऑन ऑफ हो रहे हैं तो उससे एक फंक्शनैलिटी बनती है, उससे एक डिजाइन बनती है। ठीक है, तो इसी तरह की डिजाइन की एक पर्टिकुलर टाइम पे उसे ऑफ करना है, ऑन 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 रहे, बाद में ऑफ रहे, ऑन रहे, इस तरह की जो ये टाइमिंग मैच हो रहा है। ये जो ये एक हिसाब से इसे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं यूजिंग दिस बाइनरी लैंग्वेज कि आपको इस तरह से वर्क करना है, और ये इसके अंदर एक फंक्शनैलिटी बनकर आएगी इस तरह से। तो जब ये लैंग्वेज यूज करके हम लोग नहीं कह सकते, जो पुराने लोग जो डेवलप करते थे प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को, तो किसी भी मशीन को जब कोई इंस्ट्रक्शन देते थे तो वो इस तरह की लैंग्वेज जो कि याद रखने के लिए नामुमकिन जैसा था। ठीक है, कि ये क्या याद रहे कि कहाँ 0 1 0 0 0 1, ये क्या याद, ये था। उसके बाद थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ कि इसी कोड को, जैसे मान लो ये सारा कोड जो है इतना, तो मैंने ये कोई कीवर्ड मान लो, एक लोड कीवर्ड, और ये सारी चीज इसके अंदर, तो अब क्या हो, थोड़ा इजी रहा है कि ये सारी चीजें इतना याद रखने से अच्छा कि मैं लोड जो है वो याद रख सकता हूँ। ठीक है, या जैसे कि आर्यल है ना, ये कुछ कीवर्ड थे फिर जो लो लेवल लैंग्वेज थी, तो ये था कि कुछ याद रख सके, जिसके अंदर फिर ये सारे लंबे लंबे जो इंस्ट्रक्शन थे ये बाइनरी के अंदर, वो इसके अंदर जो है कंप्रेस किए गए इस तरह से हम लोग। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी कि ये एग्जैक्टली exactly है क्या वो समझ में नहीं आता था। जैसे इसके अंदर कीवर्ड थे R2, ठीक है, देन आर्यल, जैसे कि फाउंड टू, ये इस तरह के कुछ कीवर्ड थे। अब ये भी थे कि एक नॉर्मल बंदे को ये भी याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, अगर याद रखने तो इसे फिर बहुत ज्यादा, शायद जो बंदा इसके अंदर 10 12 15 साल डाल दे उनको शायद से याद रख रहते होंगे, उसकी फंक्शनैलिटी पता रहती होंगी। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी सेम। ठीक है, फिर आगे चल के इसको और भी थोड़ा इस तरह से बनाया गया है कि ये समझ में भी आ जाए, जैसे कि ये लोड एग्जैक्टली है क्या वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आरएल क्या है एग्जैक्टली, अगर इसे कोई पढ़ ले तो पता नहीं है आरएल है क्या। ठीक है, या पाउंड टू क्या है पता नहीं। ठीक है, ये प्रॉब्लम है हो रही थी, तो आगे चल के इसे और भी थोड़ा सा सुटेबल बनाया गया, जो थी हाई लेवल प्रोग्रामिंग। और इसमें क्या था, ये इस तरह की लैंग्वेज थी जो अपनी लैंग्वेज की तरह, जिसमें समझ में आती थी कुछ चीजें, और याद रखने के लिए और भी अच्छे से याद आप रख सकते थे। जैसे कि इसके अंदर यूज किया गया इंटीजर नंबर का शॉर्ट फॉर्म, जैसे फ्लोट, तो आप समझते हो फ्लोट मतलब पॉइंट वाला नंबर है ना। स्ट्रिंग आप समझते हो, अल्फाबेटिकल, ये सारी चीजें। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर प्रिंट एल एन, अगर आप C++ करे हो जावा करे हो, प्रिंट एल एन, प्रिंट लाइन का शॉर्ट फॉर्म समझ में आता है। ठीक है, राइट जैसे जो कीवर्ड है ना, डॉक्यूमेंट जैसे जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड बाद में इसके अंदर यूज किए गए। रिटर्न, ये समझते कोई चीज रिटर्न हो रही है, वापस मिल रही है कोई चीज, तो इसे याद रखना भी सही रहा है, और इसके बाद इसकी जो फंक्शनलिटी वो समझना भी कहीं ना कहीं सही रहा है। ठीक है, राइट का मतलब कुछ ना कुछ लिख रहे हैं इसका फंक्शनलिटी का यूज करके, है ना, कुछ प्रिंट कर रहे हैं, है ना, ये सब। तो इसे कहते हैं हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके अंदर आप ये सारी चीजें जो है वो समझ सकते हो। ठीक है, तो इसे कहा जाता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग। तो ये एक फीचर है जावास्क्रिप्ट। क्लियर है, किसी को डाउट इसके अंदर कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? फाइन। नेक्स्ट जो इसका फीचर है, मैं इसे नंबर वाइज यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पहला फीचर। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ। द जावास्क्रिप्ट is a high level programming language which we understand and
अंडरस्टैंड एंड लर्न इजीली। ठीक है, ये था इसका पहला फीचर। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। अगेन, सेकंड जो इसका फीचर है वो है डायनामिक। डायनामिक टाइपिंग जो है ये इसका नेक्स्ट फीचर है। आपको किसे पता है कि डायनामिक दो टाइप की लैंग्वेज होती है, एक डायनामिक टाइप की लैंग्वेज है, एक स्टैटिक टाइप की। ठीक है, तो ये डायनामिक क्या है, स्टैटिक क्या है, आप में से किसी को पता है? चलो ठीक है, एक बार इसके इसे भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि डायनामिक क्या होता है, स्टैटिक क्या। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कहीं पे क्या होता था, जैसे मान लो मुझे एक एक नंबर चाहिए। ठीक है, मुझे एक परफॉर्म करना है, मान लो हमें परफॉर्म करना है 2+3, इस तरह से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जो स्टैटिक लैंग्वेज होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, यू कैन से स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, कि इसके अंदर बताना पड़ेगा कि मुझे दो नंबर जो है इसके साथ एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और इवन ये एक नंबर है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी उसके अंदर, कि ये पर्टिकुलर, मतलब उसके अंदर डिटेलिंग बहुत ज्यादा रहेगी कि वो आपको ये नंबर लेने से पहले उसे कंफर्म करना पड़ेगा कि ये एक नंबर है। जैसे कि अगर यही मैं स्टैटिक लैंग्वेज का एग्जांपल आप दे दूं, मुझे अगर टू नंबर जो है मुझे स्टोर करना है तो समथिंग, मुझे किस टाइप के मेमोरी लोकेशन के अंदर वो जो है स्टोर करना है, उसका स्कोप क्या होगा वो पहले डिसाइड करना पड़ेगा। देन उसका नाम क्या होगा, जैसे कि मैं इसे कहूंगा फर्स्ट नंबर, और उसके बाद इसका टाइप क्या होगा, तो वो नंबर टाइप का या इंटीजर जैसे आप करते हो फ्लोट करते हो कि या वो फ्लोट है या सिंपल नंबर है। ठीक है, जैसे कि इंटीजर है तो आईएनटी करोगे, अगर फ्लोट मतलब पॉइंट उसके अंदर यूज होता है डेसिमल टाइप का, अगर नंबर है तो उसे फ्लोट कहोगे। ठीक है, या ये जो है टू नंबर अगर अल्फाबेट ही है तो फिर उसे एज अ कैरेक्टर अगर उसे लिया है तो उसे कैरेक्टर जो है वो सेट करना पड़ेगा। तो ये डिटेलिंग आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर मुझे एज नंबर के तौर पे लेना है, अगर वो उसमें भी डेसिमल नहीं तो इंट ही लेना पड़ेगा, फ्लोट नहीं ले सकते हो, और उसके बाद ये नंबर। तो ये इतना सारा डिटेलिंग, तो इसे कहते हैं हम लोग स्टैटिक टाइप लैंग्वेज। ठीक है, स्टैटिक या स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेज। ठीक है, वही जो जावास्क्रिप्ट है वो डायनामिक है। डायनामिक मीन्स जो एडजस्टेबल होता है उसे डायनामिक, ठीक है, कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, कि जो जैसे स्टैटिक है ना, वो टूट जाऊंगा लेकिन झुक नहीं जाऊंगा, ये टाइप का जो रहता है एटीट्यूड, वो टाइप का कि अगर इसमें से एक भी चीज ना हो तो वो कोई आउटपुट नहीं देगा, कोई ऑपरेशन परफॉर्म सही से नहीं करेगा। लेकिन डायनामिक जो होता है थोड़ा सा जिसे हम मराठी में लवचिक म्हणतो ज्याला, ठीक है, जो थोड़ा नरम मिजाज का होता है, कि जिसके अंदर ये चीज ना भी दो, जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ फर्स्ट नाम जो है मेरा वो है टू, खत्म, तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये एक इंटीजर है, इवन ये एक फ्लोट नहीं है, ये सिंपल नंबर है। तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, इसे ज्यादा चीजें उसके अंदर मेंशन करने की जरूरत नहीं, समझ भी जाएगा और ऑपरेशन सही से परफॉर्म भी कर देगा। दैट इज डायनामिक टाइप। क्लियर है? तो ये इजी रहता है आपको मेंटेन करने के लिए आपका कोड, और आपका थोड़ा स्पीड भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट जो है, जावास्क्रिप्ट इज डायनामिकली टाइप लैंग्वेज which allowing variable to hold values of any data type without explicit type declaration। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे वेरिएबल आगे चल के आप समझ इसे हम स्पेशली सीखने वाले, ये अलो करता है वेरिएबल को। जैसे अगर कोई नाम लेता हो, जैसे यहाँ पे मेरा वेरिएबल फर्स्ट नेम है अभी के लिए समझ लो, तो ये इस फर्स्ट नेम को अलो करता है कि कोई वैल्यू जो है वो होल्ड करे, और वो क्या टाइप है, कौन से टाइप का डेटा वगैरह है, वो अपने से ही वो समझ लेता है। ठीक है, तो वो किसी भी टाइप का डेटा उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो विदाउट एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन, कि आपको वो एक्सप्लिसिटली टाइप का डिक्लेरेशन नहीं करना है कि ये कौन से टाइप का नंबर है या स्ट्रिंग है कि क्या चीज है। ठीक है, तो ये वो चीज।
क्लियर? किसी को पूछना है कुछ इसके बारे में? क्या होगा इससे? इससे आपको फायदा ये होता है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपकी, दिस फ्लेक्सिबिलिटी makes it easier to write and maintain। इससे क्या होता है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि ज्यादा चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं, तो इजी हो जाता है आपको कोई कोड टाइप करने के लिए, छोटी छोटी चीजें याद नहीं रखनी होती है, ठीक है, मेंशन नहीं करनी। ठीक है, तो ये है डायनामिक टाइप, इसका एक और फीचर। तीसरा फीचर है इसका क्रॉस टाइप। ये बहुत ही ज्यादा, किसी भी, आप चाहे वेबसाइट बन कहिए, चाहे कोई सॉफ्टवेयर कहिए, ठीक है, या चाहे आप कोई भी चीज, वो जितना ज्यादा क्रॉस प्लेटफॉर्म रहेगा, ठीक है, वो उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ये क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म चीज होती क्या है? ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये कहीं पे भी चलेगा, है ना, जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे कि क्रिकेट टीम में ऑलराउंडर को मतलब फील्डिंग भी कर रहा है, बैटिंग बॉलिंग सब कर रहा है, तो उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, वही क्रॉस प्लेटफॉर्म है। मतलब वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है लैंग्वेज, ये जो language है, ठीक है। यस, दैट मीन्स राइट वंस रन एनीवेयर। एक बार वो लिखो, तो जैसे कि एक बार अगर मैं कोई जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई फंक्शनलिटी बनाता हूँ, चाहे मैं अपनी वेबसाइट ब्राउजर ब्राउजर मोजिला ब्राउजर पे ओपन करूँ, चाहे अ, उसके बाद जैसे कि हमारे पास है गूगल क्रोम को, या फिर एज पे ओपन करो, ठीक है, तो वो सेम परफॉर्म करेगी। वो जो स्क्रिप्टिंग हमने लिखा है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो भी हमने फंक्शनलिटी लिखी है, वहां पे भी काम करेगी, यहाँ पे भी काम करेगी। इवन इतने दिनों तक जावास्क्रिप्ट जो है वो लगभग, जब तक नोड जेएस जो है फाउंड आउट नहीं हुआ, लगभग आई थिंक 2005 तक के, फ्रंट एंड के लिए ज्यादा समझी जाती है, क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए जो है कंप्यूटर लैंग्वेज काम में आती है। लेकिन जब से नोड जेएस आया है, तो अब ये बैकएंड के लिए भी, मतलब फुल स्टैक के लिए, फ्रंट एंड भी करेगी, बैकएंड के लिए भी काम। तो ये इतना, मतलब ये, अब वो दो, जैसे कोई वेबसाइट है, आप मोबाइल में चाहे ओपन करिए, या फिर मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे करिए, कंप्यूटर में करिए, या फिर अलग अलग ब्राउजर पे करिए, तो ये हर प्लेटफॉर्म पे जो है सेम काम करती है। तो इसे हम लोग कहते हैं, इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म एक्टिविटी। तो ये जावास्क्रिप्ट होता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इज सपोर्टेड बाय ऑल मेजर वेब ब्राउजर, ठीक है। ये नोट्स भी मैं आप लोगों को ग्रुप पे भेजता रहूंगा, और ना भी भेजूँ तो आप लोग खुद ये वीडियो जो है आपको मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा। आपको एक यूट्यूब चैनल है, जो मैं अभी अगर वीडियो एक्सपोर्ट कर दूंगा, तो आप लोगों को समझ में ही आएगा, मैं यहाँ पे लिंक भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो वो एक बार यूट्यूब चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है, कि उससे क्या होगा कि हर बार जब मैं भेजूंगा, तो मुझे आपको लिंक भेजने की जरूरत नहीं, आपको पता चलेगा कि कोई वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक। तो जावास्क्रिप्ट जो है बेसिकली वो किसी भी मेजर, जो सारे के सारे जितने मेजर ब्राउजर है, या सभी को, मेजर से भी सही रहेगा कि सभी ब्राउजर के अंदर वो काम करेगा, ठीक है। मेकिंग इट क्रॉस, और यही जो इसका फीचर है, इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज में, वेब डेवलप। ओके, इसके अलावा जावास्क्रिप्ट, जैसे मैंने कहा कि नोड जेएस जब से आया, तो ये फुल स्टैक, मतलब फ्रंट एंड के लिए भी काम में आ रहा है, बैक एंड के लिए भी काम में आ रहा है, तो वही पॉइंट मैं आपको नोट डाउन करके देता हूँ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कैन also बी used on the server side, बैक एंड जिसे कहते हैं हम लोग सर्वर साइड, एंड फ्रंट एंड साइड, या जिसे हम यूजर साइड, तो दोनों दोनों चीजों के लिए, ठीक है। सर्वर साइड जो है वो सबसे, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा
लिख दूं कि विथ नोड जेएस सर्वर साइड कैसे काम करेगा, तो नोड जेएस के साथ जावास्क्रिप्ट जो है बैकएंड के लिए भी काम करता है, ये आपके यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और फ्रंट एंड जो है जैसे कि यूजर साइड, दैट मीन्स फुल स्टैक, ठीक है। फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर दोनों तरफ कामयाबी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे भी यूज होगी, वहां पे भी यूज होगी, और यही इसका एक और क्वालिटी है जो इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेबिलिटी अवेलेबल कराता है, प्रोवाइड कराता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जावास्क्रिप्ट। उसके बाद फोर्थ हम लोग फीचर इसके अंदर देखेंगे, रिच इकोसिस्टम एंड लाइब्रेरी। अब ये क्या होता है, रिच इकोसिस्टम या लाइब्रेरी क्या किसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। और ये हर हर किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए या किसी भी जो कोडिंग के मामले में खासकर जो नई चीजें निकल रही, जैसे कि कोई लाइब्रेरी जैसे रिएक्ट अभी आया है, इससे पहले एंगुलर था या कोई भी चीज, तो ये बहुत जो डेवलपर लोग हैं वो देखते हैं कि इसका इकोसिस्टम मतलब क्या टाइप का है, किसने ये बनाया। क्योंकि क्या होता है कि बनाया तो है, मान लो, लेकिन अगर जैसे कि आपको पता रहेगा कि कुछ आप मोबाइल के अंदर ये चीज अच्छे से कैटेगराइज करते हो कि अगर इसमें से कोई पार्ट अगर खराब होता है, या फिर आप जो गाड़ियां लेते हो, मान लो आप कोई गाड़ी लेते हो जिसका महाराष्ट्र के अंदर कोई शोरूम ही नहीं है, तो आप वो नहीं लोगे क्योंकि इसका कोई इकोसिस्टम है नहीं। मतलब अगर मुझे अवेलेबिलिटी कुछ रहा, प्रॉब्लम रही, तो वो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो क्यों लूँ मैं वो गाड़ी। कोई अगर उसके पार्ट खराब हो जाता है तो मुझे अगर महाराष्ट्र से बाहर जाना होता है तो फिर क्यों लूँ मैं। ये टाइप का इशू होता है। तो ये इकोसिस्टम वही होता है कि ये बनाने वाले कौन है, उसे किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, कितनी बड़ी कंपनी है जो बना रही है, तो ये उतना लंबा चलेगा, उतना सही से चलेगा। तो जावास्क्रिप्ट का जो इकोसिस्टम है वो काफी बड़ा है, ठीक है। और इसके अंदर जो लाइब्रेरीज भी है, जैसे फ्रेमवर्क अगर आप कहोगे तो एंगुलर, ठीक है, जो कि मेंटेन बाय गूगल डायरेक्टली, ठीक है। या फिर जैसे रिएक्ट मेंटेन बाय फेसबुक डायरेक्टली, ठीक है, Vue.js। तो ये बहुत बड़ा, मतलब कोई नॉमिनल नॉर्मल टाइप की कंपनीज नहीं है, नेशनल लेवल कंपनीज नहीं है जो इसे मेंटेन कर रही है, तो ये इंटरनेशनल की टॉप मोस्ट जो कंपनी है वो इसे मेंटेन कर रही है, जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट जो है वो यूज किया जाता है। तो इसका जो इकोसिस्टम है, ठीक है, वो काफी रिच है। तो दैट इज वन ऑफ द फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट, रिच इकोसिस्टम, ठीक है। JavaScript has a vast ecosystem of libraries and framework। एग्जाम्पल के तौर पे रिएक्ट, इसका तो काफी क्रेज था अभी कुछ टाइम पहले, अभी भी है, ठीक है। एंगुलर एंड Vue.js, तो दिस इज ऑल्सो फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद अब ये तो रहे आपके मेन लैंग्वेज लेवल जो फीचर होते, मेन फीचर, वो उसके अंदर थोड़े और भी कुछ फीचर है जो हम लोग कई और लैंग्वेज में भी ये पाए जाते हैं, तो वो भी देखेंगे। जैसे कि इसमें से एक फीचर है इवेंट ड्राइवन, ठीक है, या इवेंट हैंडलिंग कहिए आप सिंपल लैंग्वेज। तो इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि जावास्क्रिप्ट किसी भी एलिमेंट को आपके बिहेवियर जो है वो देने के लिए काम में आता है। तो वो जो बिहेवियर देने का काम होता है, मान लो मेरे पास कोई बटन है, उस पर क्लिक करो तो मुझे कोई मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। ये जो बिहेवियर हम लोग उस बटन को दे रहे हैं, जिसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो ये बिहेवियर बेसिकली इवेंट के हेल्प से दिया जाता है। जो आगे चल के इवेंट क्या है या इवेंट हैंडलिंग क्या है वो आप इजीली समझ पाओगे। अभी के लिए यही समझ लो कि ये हम लोग इवेंट के हेल्प से किसी भी एलिमेंट को कुछ बिहेवियर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं कि उसके ऊपर क्या एक्शन यूजर करे, तो क्या रिएक्शन वो बटन उसे दे दे, ठीक है। तो और इसका फायदा ये होता है कि ये आपके आपके वेबसाइट को या वेब एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को यूजर जो है
ज्यादा से ज्यादा यूजर इंटरफेस देता है, अच्छे से यूजर इंटरफेस देता है, दैट मीन्स जो है यूजर इंटरेक्शन इसके साथ ज्यादा बढ़ाता है कि यूजर कोई चीज कर रहा है, उसे रिप्लाई में कोई चीज मिल रही है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होती है किसी भी प्रोग्राम के लिए या किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। तो इवेंट जो होते हैं ये आप फॉलो करते हैं, इवेंट फॉलो डेवलपर्स, इवेंट हैंडलिंग के लिए या इवेंट भी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इवेंट हैंडलिंग, हेलो डेवलपर्स, क्रिएट क्रिएट इंटरैक्टिव एंड रिस्पॉन्स, जो इंटरैक्ट करे यूजर जहाँ पे और उस यूजर के इंटरैक्शन को रिस्पॉन्स मिले, इस टाइप का वेब एप्लीकेशन जो है आप यूजिंग दिस इवेंट कर बना सकते हैं कि यूजर कुछ इंटरैक्ट कर रहा है और उस इंटरैक्शन को वेब एप्लीकेशन जो है आपका सॉफ्टवेयर जो है वो रिस्पॉन्स भी कर रहा है। तो एक रिस्पॉन्सिव एंड इंटरैक्टिव वेब पेज बनाने के लिए ये फीचर, ठीक है। उसके अलावा भी कई सारे जो है इसके फायदे, देखिए इसका एक फीचर ये भी था, कह सकते हैं हम लोग, या है भी कह सकते हैं, दैट इज क्लाइंट साइड या यूजर साइड जो हम लोग कहते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये, ठीक है। लेकिन अभी ये हम लोग नहीं कहेंगे क्योंकि अभी ये बोथ साइड फ्रंट एंड और नोड जेएस के साथ बैक एंड के लिए भी यूज होता है। तो पहले था कि ये फ्रंट एंड के लिए बहुत पॉपुलर लैंग्वेज थी, ठीक है। तो इसके अंदर ये कुछ डॉम वगैरह जो चीजें आ गया, जल्दी आप समझ जाओगे, वो सारे फीचर्स प्रोवाइड करता था, तो इसे क्लाइंट साइड लैंग्वेज के तौर पे ज्यादा माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से फीचर है, जैसे कि असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर है, ये भी जावास्क्रिप्ट का एक अपना फीचर है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अभी आप शायद ही समझ पाओ, लेकिन ठीक है, मैं फिर भी आपको लिख देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट इज जैसे कि मैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये आप आगे चल के समझ जाओगे। मेनली जावास्क्रिप्ट जो होती है वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। ऑब्जेक्ट को अभी अगर आप इजीली समझना चाहो तो आप ये समझ सकते हो कि ये इनबिल्ड जो है, कुछ आपको टूल मिलते हैं, कोई ऑब्जेक्ट मिलता है मेन, और उसके अंदर कुछ मेथड्स है, कुछ प्रॉपर्टीज है, जिनका हेल्प लेकर के आप आपके कोई भी वेब पेज को जो है वो डायनामिक बना सकते हो। अभी के लिए इतना ही समझ लो, जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करोगे तो फिर आपको समझ में आएगी कि कैसे क्लासेस का यूज करके और ऑब्जेक्ट के अंदर की सारी मेथड्स यूज करके आपको आपका जो है सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, ठीक है। अभी मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ तो दैट विल बी हार्ड फॉर, ठीक है। तो ये है फीचर। फाइनली, क्या आप लोग बोर भी हो रहे हो क्या? आगे चलना है या रुक जाना है आप लोग को?